इसका अर्थ ये है कि जब केकड़े किसी स्थान को जानने परखने के लिए वहाँ आते जाते हैं, तो अक्सर अन्य केकड़ों से टकराते रहते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि किसी पता चला है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ये उन केकड़ों को भी अच्छी तरह पता होता है जो एकांत में पले-बड़े होते हैं। केकड़ों के नर्वस सिस्टम में आत्मरक्षा व आक्रमण से जुड़े जटिल व्यवहार पहले से निर्मित किए होते हैं, इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति आते ही केकड़ों का शरीर हरकत में आ जाता है। वह किसी वॉक बॉक्सर की तरह अपने पंजे बार-बार खोलकर उठाते हैं, आगे-पीछे और अगल-बगल डोलते हैं, अपने प्रतिद्वंदी की नकल करते हैं और अपने खुले पंजों को हवा में लहराते हैं। इसी दौरान वे अपनी आँखों के नीचे जेट बिठा लेते जेट बिठा लेते हैं ताकि अपने प्रतिद्वंदी पर एक गीले पदार्थ की बौछार कर सकें। ये गीला पदार्थ कुछ खास किस्म के रसायनों का मिश्रण होता है, जिससे वे अपने प्रतिद्वंदी को अपने आकार, लिंग, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का संकेत देते हैं। कई बार केकड़े को अपने प्रतिद्वंदी के पंजे का आकार देखकर ही समझ आ जाता है कि वो प्रतिद्वंदी के मुकाबले आकार में काफ़ी छोटा है। ये एहसास होते ही वो बिना मुकाबला किए अपने कदम पीछे खींच लेता है। गीले पदार्थ की बौछार से जो रासायनिक जानकारी केकड़े एक दूसरे की ओर भेजते हैं, उससे भी समान प्रभाव पड़ सकता है। अ, जिससे एक अपेक्षाकृत कमज़ोर और कम आक्रामक केकड़ा अपने कदम पीछे खींच लेता है। ये उनके आपसी संघर्ष का पहला चरण होता है। अगर दोनों केकड़े आकार और क्षमताओं में एक दूसरे के बराबर हैं या गीले पदार्थ की बौछार से भेजी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो वे संघर्ष के दूसरे चरण की ओर बढ़ जाते हैं। वे अपने पंजों को नीचे की ओर मोड़ लेते हैं और फिर अपने-अपने एंटीना से पागलों की तरह एक दूसरे पर वार करते हैं। पहले-पहले जब कोई एक केकड़ा इस संघर्ष में दूसरे पर हावी होने लगता है, तो दूसरा केकड़ा अपने कदम पीछे खींच लेता है। फिर जब दूसरा केकड़ा हावी हो जाता है, तो पहला केकड़ा अपने कदम पीछे खींचने लगता है। कुछ देर तक ये व्यवहार करने के बाद जो केकड़ा ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसे ये एहसास हो सकता है कि इस संघर्ष को जारी रखना उसके हित में नहीं होगा। इस एहसास के बाद वो प्रतिक्रियावश अनजाने में ही अपनी पूँछ को एक झटका देता है, पीछे की ओर छलांग लगाता है और वहाँ से भाग जाता है ताकि किसी और जगह जाकर अपना भाग्य आज़मा सके। पर अगर दोनों में से किसी ने संघर्ष बंद करने का निर्णय नहीं लिया, तो फिर वे संघर्ष के तीसरे चरण में पहुँच जाएँगे, जिसमें असली लड़ाई होती है। इस स्थिति में दोनों केकड़े भारी गुस्से में एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं, एक-दूसरे से मुठभेड़ करने के लिए वे अपने पंजे आगे की ओर तान लेते हैं। दोनों एक-दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर में जो केकड़ा गिर जाता है, उसे एहसास होता है कि उसका प्रतिद्वंदी उससे और अधिक नुकसान पहुँचाने की पूरी क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में वो केकड़ा सामान्यतः हार मानकर वहाँ से चला जाता है। हालाँकि वो भारी आक्रोश में होता है और विजयी केकड़े के पीठ पीछे उसके बारे में खूब गॉसिप करता है। हर पर अगर दोनों में से कोई भी सामने वाले को गिरा नहीं पाता या अगर कोई केकड़ा एक बार गिरने के बाद दोबारा लड़ने के लिए उठ खड़ा होता है, तो वे संघर्ष के चौथे चरण में चले जाते हैं। ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है और ये ऐसा चरण नहीं है, जिसमें बिना सोच विचार के
जाया जाए, क्योंकि संघर्ष के इस चरण में दोनों केकड़ों को भारी चोटें आती हैं और ये भी संभव है कि इस चरण में उनकी मौत हो जाए। इस चरण में दोनों केकड़े अपनी पूरी क्षमता से बहुत तेज़ रफ़्तार में एक-दूसरे पर हमला बोलते हैं। उनके पंजे खुले होते हैं ताकि वे प्रतिद्वंदी के शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा जैसे पैर, एंटीना या आँखों के करीब का कोई भी हिस्सा दबोच सकें, जो उघड़ा उघड़ा हुआ या आघात करने योग्य हो। जैसे ही दोनों में से किसी के शरीर का कोई भी हिस्सा सामने वाले की पकड़ में आ जाता है, तो वो अपनी पूँछ को तेज़ झटका देकर पीछे की ओर उछलता है और प्रतिद्वंदी के शरीर के उस हिस्से पर अपने पंजे की पकड़ कमज़ोर नहीं पड़ने देता। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि प्रतिद्वंदी के शरीर का जो हिस्सा उसने दबोच रखा है, उसे तोड़ सके। जब संघर्ष इस बिंदु तक पहुँच जाता है, तो आम तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन-सा केकड़ा विजयी और कौन पराजित होगा। इस चरण में पराजित होने वाला केकड़ा दुर्लभ मौकों पर ही ज़िंदा बच पाता है। उसके लिए ज़िंदा बचना तब और मुश्किल हो जाता है, जब ये संघर्ष प्रतिद्वंदी के अधिकार क्षेत्र में हो रहा हो, क्योंकि अब सामने वाला सिर्फ़ एक प्रतिद्वंदी नहीं रह जाता, बल्कि उसके खून का प्यासा होता है। भले ही कोई केकड़ा किसी लड़ाई में बेहद आक्रामक रहा हो, पर अगर उसे इसमें हार का सामना करना पड़ा हो, तो फिर वो उस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाता। साथ ही वो दोबारा किसी अन्य केकड़े से लड़ाई मोल लेने से भी हिचकने लगता है, भले ही वो उसे पहले किसी अन्य लड़ाई में हरा चुका हो। लड़ाई में परास्त होने के बाद वो अपना आत्मविश्वास खो देता है। कभी-कभी तो ये स्थिति कई दिनों तक चलती है। कई बार तो उसे हार के कठोर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। अगर कोई प्रबल और प्रभुत्वशाली प्रभुत्वशाली केकड़ा लड़ाई में बुरी तरह हारा हो, तो उसका मस्तिष्क विलीन हो जाता है। इसके बाद उसका जो मस्तिष्क विकसित होता है, वो एक गौण और कमज़ोर केकड़े का मस्तिष्क होता है, जो जो उसकी हाल ही में नीचे गिरी हुई हैसियत के अनुसार होता है। उसका मूल मस्तिष्क इतना विवेकपूर्ण नहीं होता है कि जो बिना विलीन और पुनः विकसित हुए राजा जैसी अपनी पुरानी रुवाबदार हैसियत से निचले स्तर की अपमानजनक हैसियत वाला केकड़ा बनने के बदलाव को स्वीकार कर सके। जिस भी व्यक्ति को प्रेम संबंधों में या करियर में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, उसका व्यक्तित्व अक्सर पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। संभव है कि ऐसे व्यक्ति को महसूस हो कि उसमें और कड़े खोल वाले इन जीवों में कोई न कोई संबंध ज़रूर है। हार और जीत की न्यूरोकेमिस्ट्री। एक पराजित केकड़े के मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधियाँ निश्चित ही एक विजयी केकड़े से बिल्कुल अलग होंगी। इसका झलक उसकी शारीरिक मुद्रा में साफ देखी जा सकती है। कोई केकड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ है या फिर डर से दुबका हुआ है, ये उसके शरीर में मौजूद सेरोटोनिन और ऑक्सटोपाइन नामक 2 रसायनों पर निर्भर होता है, जो केकड़े के न्यूरॉन्स के बीच होने वाले संवाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब कोई केकड़ा किसी लड़ाई में जीत हासिल करता है, तो उसके शरीर में सेरोटोनिन की मात्रा अक ऑक्सटोपाइन की मात्रा से ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। जिस केकड़े में सेरोटोनिन का स्तर ज़्यादा और अक्षोपाइन का स्तर कम होता है, वो अकड़ कर चलता है और गर्व से भरा हुआ होता है। ऐसे केकड़े को अगर कोई चुनौती दे, तो वो पीछे हटने के बजाय उसका सामना करता है। सेरोटोनिन उसके शारीरिक आसन को दुरुस्त रखता है। ऐसा केकड़ा अपने उपांगों
को फैला कर रखता है, जिससे वो अ, स्पेगेटी वेस्टर्न फ़िल्मों के मशहूर अभिनेता अ, क्ली क्लीलन क्लीलन ईस्टवुड क्या? ईस्टवुड की तरह अधिक ऊँचा और खतरनाक नज़र आता है। अगर किसी ऐसे केकड़े को सेरोटोनिन के संपर्क में लाया जाए, जो हाल ही में किसी लड़ाई में हारा हो, तो वो एक अंगड़ाई लेकर पिछले विजेताओं पर हावी होने की कोशिश करना शुरू कर देगा और फिर अधिक जोश के साथ देर तक लड़ेगा। डिप्रेशन से जूझ रहे इंसानों को जो दवा जी दी जाती है, उसका रासायनिक और व्यावहारिक प्रभाव भी सेरोटोनिन जैसा ही होता है। यहाँ तक कि अगर केकड़ों को डिप्रेशन की मशहूर दवा प्रोजेक दी जाए प्रोजेक्ट दी जाए, तो उनका उत्साह बढ़ने लगता है, जो धरती पर विकास की निरंतरता का सबसे आश्चर्यजनक उदाहरण है। उच्च सेरोटोनिक स्तर या निम्न अ, ऑक्टोपाइ ऑक्टोपामाइन स्तर एक विजेता की विशेषता है। जबकि इन्हीं रसायनों का प्रमाण जब उल्टा होता है, यानी अब जब ऑक्टोपामाइन का स्तर सेरोटोनिन से ज़्यादा हो जाता है, तो वो केकड़ा पराजित, क्लांत, उदास और दुखी नज़र आता है। ऐसा केकड़ा अक्सर किसी कोने में दुबका पाया जाता है और खतरे की आहट पाते ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। सेरोटोनिन और ऑक्टोपामाइन ओके, रसायन केकड़ों की अपनी पूँछ में झटका देने जैसी सहज क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। जब कोई केकड़ा कहीं से फ़ौरन भाग जाना चाहता है, तो सेरोटोनिन सेरोटोनिन आपके मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से उत्पादित एक रसायन है, जो आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है। जैसे ये आपको खुशी, शांति या भूख की कमी का एहसास कराता है। ऑक्टोपामाइन एक कार्बनिक रसायन है, जो कभी-कभी दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके। शांति या भूख की कमी का एहसास कराता है। नहीं, नहीं, यहाँ तो पढ़ रहे थे। भाग जाना चाहता है तो वो अपनी पूँछ को झटका देकर ही पीछे की ओर भागता है। एक पराजित केकड़े को पूँछ झटकने की क्रिया करने के लिए अधिक उकसाना नहीं पड़ता। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस अ, डिसऑर्डर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे सैनिक और बच्चे जरा-जरा सी बात पर चौंक जाते हैं, जो केकड़ों की पूँछ झटक कर भागने की क्रिया का ही एक और रूप है। आश असमान वितरण का सिद्धांत। असमान वितरण का सिद्धांत। जब एक पराजित केकड़ा अपना सारा साहस जुटाकर दोबारा लड़ने का दुस्साहस करता है, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि वो दोबारा हार जाएगा। कम से कम केकड़ों की लड़ाई से जुड़े आंकड़े तो यही दर्शाते हैं। जब उसके विजयी प्रतिद्वंदी के जीतने की संभावना हमेशा अधिक होती है, जबकि उसकी विजय होती है। इंसानों की तरह ही केकड़ों की दुनिया में भी विजयी व्यक्ति सब कुछ ले जाता है का नियम चलता है। मानवीय समाज में भी ऐसा ही होता है। जैसे अगर दुनिया के सभी लोगों के संपत्ति की सूची बनाई जाए, तो इसमें सबसे ऊपर के 1% अमीर लोगों की संपत्ति इस सूची में सबसे नीचे मौजूद 50% लोगों की संपत्ति के बराबर होती है। इसके अलावा सबसे धनवान 85 लोगों की संपत्ति इसी सूची में
नीचे मौजूद साढ़े 3 बिलियन लोगों की कुल संपत्ति के बराबर होती है। ये मैंने नहीं समझा, रुको। जैसे अगर दुनिया के सभी लोगों के संपत्ति की सूची बनाई जाए, तो इसमें सबसे ऊपर के 1% अमीर लोगों की संपत्ति इस सूची में सबसे नीचे मौजूद 50% लोगों की संपत्ति के बराबर होती है। इसके अलावा सबसे धनवान 85 लोगों की, अच्छा, प्रतिशत, वो सिर्फ 85 लोगों की संपत्ति इसी सूची में नीचे मौजूद साढ़े 3 बिलियन लोगों की संपत्ति के बराबर होती है। आसमान असमान वितरण का ये क्रूर सिद्धांत आर्थिक दायरे के बाहर हर उस क्षेत्र पर लागू होता है जहाँ रचनात्मक उत्पादन की ज़रूरत होती है। विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादातर रिसर्च पेपर वैज्ञानिकों के एक छोटे से समूह द्वारा ही प्रकाशित किए जाते हैं। दुनिया भर में ज़्यादातर व्यावसायिक संगीत कुछ एक संगीतकारों के एक समूह द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाता है। दुनिया भर में बिकने वाली ज़्यादातर किताबें कुछ एक लेखकों का एक छोटा-सा समूह ही लिखता है। अमेरिका में हर साल 15 लाख अलग-अलग किताबें बिकती हैं, जिसमें से सिर्फ़ 500 किताबें ही ऐसी होती हैं, जिनकी 1 लाख से ज़्यादा प्रतियाँ बिकती हैं। ठीक इसी तरह आधुनिक ऑर्केस्ट्रा में बजने वाला सारा संगीत बाख, बीथोवन, मोज़ मोत्ज़ार्ट और चाइकोवस्की नामक 4 शास्त्रीय संगीतज्ञों ने तैयार किया है। इन चारों में से भी बाख ने इतना अधिक संगीत बनाया है कि उनके सारे काम की नकल हाथ से बनाने में ही दशकों लग जाएँगे। इसके बावजूद उनके काम का बहुत छोटा-सा हिस्सा ही ऐसा है, जिसे आम तौर पर ये एक मानसिक विकार है, जो किसी इंसान के जीवन पर हुआ आघात, युद्ध, अ, उपदा उपधा अप अपघात या अन्य खतरों जैसे दर्दनाक घटना के संपर्क में आने के बाद विकसित हो सकता है। क्या है ये? अच्छा, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये एक मानसिक विकार है जो किसी इंसान के जीवन पर हुआ आघात, युद्ध, अपघात या अन्य खतरों जैसे दर्दनाक घटना के संपर्क में आने के बाद विकसित हो सकता है। ओके, जिसे आम तौर पर संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया जाता है। इस समूह के अन्य तीनों संगीतकारों के मामले में भी ठीक यही स्थिति है। उनके द्वारा तैयार किए गए कुल संगीत का एक छोटा-सा हिस्सा ही ऐसा है, जिसे आज के ज़माने में ज़्यादातर जगहों पर बजाया जाता है। इस लिहाज से देखें तो आज हम जितना शास्त्रीय संगीत सुनते और पसंद करते हैं, वो सभी शास्त्रीय संगीतकारों के एक छोटे से समूह द्वारा तैयार किए गए कुल संगीत का एक छोटा-सा हिस्सा मात्र है। इस सिद्धांत को प्रिंस का नियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सन 1963 में 16 प्रिंस नामक एक शोधकर्ता ने इस बात का पता लगाया था कि विज्ञान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के अक्षर एल की आकृति वाले ग्राफ पर इसका मॉडल तैयार किया जा सकता है, जिसके ऊपरी सिरे पर लोगों की संख्या और निचले सिरे पर उत्पादकता या स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए। हालाँकि मूल सिद्धांत की खोज इससे काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। एक इटालियन पॉलीमैथ विल्फ्रेडो परोटो 1848 से 1848-1923 ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में संपत्ति वितरण के मामले में इसकी उपयोगिता पहचानी थी। उनकी ये खोज हर उस समाज के मामले में सच जान पड़ी, जिसका अध्ययन पहले कभी हो जा
चुका हो, भले ही वहाँ किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली रही हो। ये शहरों की आज़ादी बहुत कम संख्या में भी सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व स्वर्गीय पीड़ों की के समूह, बहुत कम संख्या में मौजूद पदार्थ और किसी भाषा में शब्दों की बारंबार 90% संवाद मात्र 500 शब्दों के इस्तेमाल से ही पूरा हो जाता है, जैसे कई चीज़ों पर लागू होता है। इसके साथ ही इससे मैथ्यू का सिद्धांत, मैथ्यू 25 29 भी कहा जाता है, जिससे ईर्ष्या मासिक का सबसे कठोर कथन कहा जा सकता है। जिसके पास सब कुछ है, उन्हें और अधिक दिया जाएगा और जिनके पास कुछ नहीं है, उनसे सब कुछ ले लिया जाएगा। आप सही अर्थों में ईश्वर के पुत्र हैं। अगर आपके शब्द क्रस्टेशियंस यानी कड़े खोल वाले समुद्री जीवों पर भी समान रूप से लागू होते हैं। चलिए अब लड़ने झगड़ने वाले केकड़ों की ओर वापस लौटते हैं। एक दूसरे से लगातार आजमाइश करने वाले केकड़ों को ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि किस केकड़े के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है और किस केकड़े से बचकर रहना बेहतर होगा। एक बार ये समझने समझने के बाद जो हायरार्की हैसियत आधारित पदानुक्रम बनती है, वो आसानी से नहीं बदलती। एक बार किसी लड़ाई में जीतने के बाद विजयी केकड़ा जब भी अपने एंटीना को धमकी भरे अंदाज में लहराता है, तो पराजित केकड़ा उसे देखते ही पल भर में वहाँ से गायब हो जाता है। एक कमज़ोर केकड़ा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करना भी छोड़ देता है। वो अपनी निम्न स्थिति को स्वीकार कर लेता है और अपने पैरों को सिकोड़ कर चलने लगता है। जबकि उच्च हैसियत वाला केकड़ा इससे बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है। वो सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान पर अपना कब्ज़ा करता है, पर्याप्त आराम करता है, अच्छा आहार लेता है, अपने क्षेत्र में अपने प्रभुत्व का दिखावा करते हुए टहलता रहता है और अपने अधीनस्थ अधीनस्थ केकड़ों को रात के वक़्त उनके निवास स्थान से खींचकर बाहर निकाल लाता है, सिर्फ़ ये याद दिलाने के लिए कि उनका असली बाप कौन है। सारी मादाएँ मादा केकड़ा अपने जीवन के सबसे तीव्र मातृत्व चरणों में अपने अधिकार क्षेत्र के लिए कड़ा संघर्ष करती हैं। ये शीर्ष स्थान रखने वाले केकड़े को फौरन पहचान लेती हैं और उससे उसके प्रति तेजी से आकर्षित भी होती हैं। मेरा मानना है कि ये रणनीति वाक़ई शानदार है। इंसानों सहित अन्य कई प्रजातियों की मादाएँ भी यही रणनीति अपनाती हैं। सर्वश्रेष्ठ इंसान को पहचानना बहुत कठिन काम है। इसलिए मादाएँ इस कठिनाई का सामना करने के बजाय सीधे मशीनी ढंग से ये पता लगाती हैं कि डोमिनश डोमिनेंस हायरार्की प्रभुत्व आधारित पदानुक्रम के मामले में कौन-सा नर सबसे उच्च स्थान पर विराजमान है, यानी किस नर का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है। वे नरों को इन बात के लिए आपस में संघर्ष करने देती हैं कि उनका साथ किसे मिलेगा। ये काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट जैसा है, जहाँ हर एंटरप्राइज़ का मूल्य आपसी प्रतियोगिता से तय होता है। जब मादा केकड़ा अपने कड़े खोल को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसका शरीर मुलायम हो जाता है, तो संभोग में उसकी रुचि बढ़ जाती है। फिर वो प्रभुत्व रखने वाले नर केकड़े के निवास स्थान के आसपास टहलती रहती है और उसे आकर्षित करने के लिए उसकी ओर खूब्स अ, श खुशबूदार कामोत्तेजक कामोत्तेजक द्रव
छिड़कती है। चूँकि नर केकड़े को उसकी आक्रामकता ने भी पिछले संघर्षों में सफलता दिलाई थी, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि संभोग के मामले में भी वो आक्रामक और प्रभुत्वशाली ढंग से ही प्रतिक्रिया देगा। ऊपर से वो आकार में अपेक्षाकृत बड़ा, स्वस्थ और शक्तिशाली भी होता है। ऐसे नर का ध्यान संघर्ष या अ, लड़ाई से हटाकर संभोग की ओर लाना कोई आसान काम नहीं है। हालाँकि अगर उसे ठीक से मंत्रमुग्ध किया जाए, तो मादा के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। ये सबसे तेज़ी से बिकने वाले इरोटिक उपन्यास 50 शेड्स ऑफ ग्रे शेड्स ऑफ ग्रे का और ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी रोमांटिक परिकथा का केकड़ों वाला संस्करण नज़र आता है। इसमें नर और मादा के व्यवहार में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जो हमेशा यौन रूप से मुखर साहित्यिक कल्पनाओं में पाया जाता है। ऐसा साहित्य महिलाओं के बीच उतना ही लोकप्रिय होता है, जितनी नग्न महिलाओं की उत्तेजक पुरुषों के बीच तस्वीरों लोक तस्वी तस्वीरें लोकप्रिय होती हैं। हालाँकि यहाँ इस बात की ओर इशारा करना ज़रूरी है कि सरासर शारीरिक स्थिति शारीरिक शक्ति स्थायी प्रभुत्व का एक अस्थिर आधार है। डच प्राइमेटोलॉजिस्ट फ्रांस डी वॉल इसका वैज्ञानिक प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उन्होंने जिन चिंपांजियों का अध्ययन किया, उनमें लंबे समय तक सफल रहने वाले नर चिंपांजी वे थे, जिन्हें अपने अंदर शारीरिक कौशल के अलावा अन्य जटिल विशेषताएँ भी विकसित करनी पड़ी थी। क्योंकि अगर सबसे अधिक क्रूर और तानाशाह किस्म के चिंपांजी को भी एक साथ 2 विरोधी चिंपांजियों से लड़ना पड़े, तो संभव है कि वो हार जाएगा। इसलिए जो नर चिंपांजी सबसे लंबे समय तक शीर्ष स्थान पर बने रहते हैं, वे दरअसल ऐसे नर होते हैं, जो अपने से कमतर चिंपांजी के साथ आपसी मेल-जोल बनाकर रखते हैं और पूरी सावधानी से अपनी मंडली की मादा चिंपांजियों और उनके शिशुओं का ध्यान रखते हैं। बच्चों को चूमने की राजनीतिक जाल दरअसल लाखों वर्ष पुरानी है, पर केकड़े अभी भी तुलनात्मक रूप से आदिम प्राणी हैं, इसलिए उनके मामले में ब्यूटी आकर्षक मादा और बीस्ट निर्दयी नर की रोमांटिक परिकथा के स्पष्ट कथा तत्व ही पर्याप्त होते हैं। जैसे ही ब्यूटी बीस्ट को मंत्रमुग्ध करने में सफल हो जाती है, मादा केकड़ा अपने कड़े खोल को उतार कर नग्न हो जाती है। उस समय उसका शरीर बेहद मुलायम, कमज़ोर और संभोग के लिए पूरी तरह तैयार होता है। तब नर केकड़ा जो मादा केकड़े के स सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होने के बाद एक निर्दयी प्राणी से उसकी परवाह करने वाला प्राणी में बदल चुका है, उपयुक्त समय आने पर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर में छोड़ देता है। इसके बाद मादा केकड़ा उसी क्षेत्र में लंबा समय गुज़ारती है और कुछ सप्ताहों में ही उसका शरीर फिर से कड़ा हो जाता है। एक और ऐसी अद्भुत घटना जो इंसानों के बीच पूरी तरह अज्ञात नहीं है, फिर वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने निवास स्थान में वापस लौटती है। उस समय उसका शरीर निषेचित अंडों से लदा हुआ होता है। इसी बिंदु पर कोई अन्य मादा केकड़ा नर केकड़े के साथ ठीक वही सब करना शुरू कर देती है, जो इस मादा केकड़े ने किया था और इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। एक
अस्वस्थ शारीरिक मुद्रा वाले प्रभु प्रफुत्तशाली नर को न सिर्फ सबसे अच्छा निवास स्थान और शिकार के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र मिलता है, बल्कि सारी मादाएँ भी उसी को मिलती हैं। इसलिए एक केकड़े या एक नर के लिए जीवन में सफलता हासिल करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है।